बीच बीच में हर महीने उसको टीडीएस मिलते जाता है। एंड एम्प्लॉइज लोग का भी फायदा हो गया कि भाई झंझट नहीं। अभी एम्प्लॉइज का कैसे बेनिफिट होता है, पहले से ही टैक्स कट कर गया है, दे गेट अ सर्टिफिकेट। पहले तो फिजिकल सर्टिफिकेट मिलता था, अभी तो वो भी ऑनलाइन आ गया, टीडीएस पोर्टल पे आ जाता है, इनकम टैक्स पोर्टल पे आपका 26 ईयर्स बाद। तो 26 ईयर्स में आपको दिख जाता है और टीडीएस में कितना कटा हुआ है आपका पैसा वो दिख जाता है। और सपोज आपका टैक्स का अमाउंट जो भी आ रहा है लास्ट में कंप्यूट करके आपका इनकम टैक्स का अमाउंट आ रहा है समझो 50,000 रुपया गवर्नमेंट को पे करने का आ रहा है, लेकिन उसमें से ऑलरेडी आपका 20,000 टीडीएस कट चुका है, तो आपको वो 20,000 पे करने की जरूरत नहीं। आप वो टीडीएस सर्टिफिकेट का नंबर डालोगे और डिडक्ट हो जाएगा, 30,000 पे करो, काम खत्म। और अगर आपका टैक्स पेएबल आ ही नहीं रहा है, मतलब आपकी इनकम टैक्स लैब्स होता है ना, अभी मिनिमम स्लैब 5 लाख का था, अभी 7 लाख हो गया इस साल से, तो 7 लाख के नीचे तक आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, तो उसके अंदर ही आपकी इनकम है और कट चुका है टीडीएस। टीडीएस तो काट के ही आपको सैलरी मिली है, लेकिन आपकी सैलरी 5 लाख है और 50,000 कट चुके हैं उसमें से, आपको हाथ में 4,50,000 मिले। आप तो बोलोगे गवर्नमेंट को, अरे यार मेरी तो स्लैब के नीचे इनकम है, मेरे को तो टैक्स पे करने को होना ही नहीं चाहिए था, फिर भी काट दिया। गवर्नमेंट बोलेगा टेंशन मत लो, टीडीएस सर्टिफिकेट बताओ, आपकी स्लैब की इनकम बता दो, हम आपको रिफंड कर देंगे, हम आपको रिफंड करेंगे। तो वो भी रिफंड पहले बहुत टाइम लगता था, 1 साल 1.5 साल 2 साल 2.5 साल, अभी तो 15-20 दिन के अंदर कब पड़ेगा। जैसे रिटर्न फाइल किया 15-20 days you get the TDS refund also back. Okay, so it's a fast process. So अगर आपका TDS कटा है और टैक्स 0 आ रहा है तो you will get the refund, या फिर कम आ रहा है तो you will get the refund, ज्यादा आ रहा है तो TDS काट के आप गवर्नमेंट को पे कर दो। अच्छा, अभी TDS सिर्फ सैलरी पे नहीं होता, companies, banks, institutions, whatever monies they are paying to the employees, to the directors, to the customers, उन सभी पे TDS कट के पैसा दिया जाता है। For example, banks pay interest on FDs, that is also deducted before by TDS. Interest आपका इनकम है, कस्टमर के हाथ में वो इनकम है, तो बैंक पहले उसमें क्या करेगा, टीडीएस काट के। डिविडेंड टीडीएस काट, पहले डिविडेंड पे नहीं था, अभी पिछले साल से डिविडेंड पे भी आ गया, डिविडेंड भी टीडीएस काट के, इंटरेस्ट भी टीडीएस काट के, फीस भी टीडीएस काट के, जो प्रोफेशनल फीस वगैरह दी जाती है लॉयर्स को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, सब टीडीएस काट के, सैलरी जो दी जाती है सब टीडीएस काट के, बल्कि जितने पेमेंट्स हो रहे सब पे टीडीएस कट के हाथ में पैसा आता है। तो छूटने का उसमें भी सारा इंटरेस्ट, सब टैक्स रिटर्न, सब टैक्स रिटर्न। तो प्रोविडेंट फंड इज टैक्स फ्री हो जाता है। हाँ, उसका कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जो होता है और एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन 2 होता है। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन पहले से टैक्स रिटर्न करके डाल दिया, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इज टैक्स। अभी तो सब पे जितना भी पैसा एम्प्लॉयर देता है, जितना भी पैसा एम्प्लॉयर देता है, या बैंक्स देते हैं, या इंस्टीट्यूशन देते हैं, या एलआईसी वाले लोग, एलआईसी का खाली जो भी आपको एन्युइटीज आता है वो सब टैक्स फ्री रहता है, बट अदरवाइज जो भी पेमेंट्स वो लोग कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को, अपने स्टाफ को, अपने कस्टमर्स को इंटरेस्ट फॉर्म में, वो सारा का सारा क्या रहेगा, टीडीएस काटने के बाद। इसलिए बोलते हैं कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट में जाते हो तो आपको टैक्स सेव करने का कोई रास्ता है ही नहीं, सब चक्का जाम है, किधर से भी कोई रास्ता मिलता नहीं। बिजनेस में देयर आर स्टिल वेज ऑफ सेविंग टैक्स लीगली, ओके, लीगल, और कैश तो है ही, उसके अलावा भी है, लीगल लूपहोल्स भी होते हैं। जैसे मैं कॉर्पोरेट बना दूं, मेरे नाम का 1% कंपनी बना दूं, तो अभी मैं अलग हूं, मेरी कंपनी अलग है। अब मैं अगर कंपनी चला रहा हूं तो मेरे को कंपनी के प्रॉफिट्स पे टैक्स भरना है, और कंपनी का प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट होता है, कंपनी का रेवेन्यू माइनस कंपनी का एक्सपेंस। तो अगर मैं कंपनी से सैलरी ले रहा हूं तो वो कंपनी का हो जाएगा एक्सपेंस, कंपनी का हो जाएगा एक्सपेंस, तो वो टैक्स डिडक्टेड एक्सपेंस हो जाएगा। लेकिन मैं अगर हाथ में एज एन एम्प्लॉय सैलरी में, वो पूरे सैलरी पे मेरे को टैक्स भरना पड़ेगा, लेकिन कंपनी बना लेता हूं तो इनकम माइनस एक्सपेंस करके जो नेट अमाउंट रहेगा उसमें आई नीड टू पे टैक्स। There's a difference. I'll share a small video link on this.
वो आज देखना तो तुम्हें फर्क पता चलेगा कि कॉर्पोरेट एंटिटी और सिंगल एंटिटी अगर आप बना के चला लो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बना के चले जाना टैक्स बेनिफिट के लिए, ये तो मैं भी बना देता अभी तक। कंपनी बनाने में तो प्रॉब्लम नहीं है, आपका टैक्स सेविंग हो जाता है, लेकिन कंपनी बनाओगे ना तो कंप्लायंसेस बहुत सारे बढ़ जाते हैं। हर दिन आपको एक लव लेटर आएगा ईमेल में गवर्नमेंट से, क्या भैया क्या चल रहा है, क्या कंपनी में ये फाइल किया, वो फाइल किया, फलाना रिटर्न फाइल किया, ये फाइल किया, 100 जगह पे आपको कंप्लायंसेस में दिमागखोरी करना पड़े। इसीलिए इंडिया में कंपनी का एक्ट और फॉर्मेलिटीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, तो इफ यू वांट टू कीप इट सिंपल, इट्स बेटर इफ यू रन बिजनेस ऑन सोल प्रोप्राइटरशिप और मैक्स टू मैक्स ऑन पार्टनरशिप, या अभी के टाइम पे एलएलपी इज अ गुड कंसेप्ट। LLP I told you is a sweet spot. It has got advantages of a partnership firm and उसका disadvantages आपका नहीं, कंपनीज का compliances का disadvantages आपका नहीं। Is it clear? So that is the use of LLP. So बने तब तक तो sole proprietor और partnership या फिर LLP। कंपनी जरूरत पड़ने पर अगर बहुत एक्सपैंड कर रहे हो, बहुत कैपिटल रेज कर लिया है, जरूरत ये अनिवार्य है, तब जाके फॉर्म अ company. Is it clear? Otherwise run on private or partnership basis. अभी गोदरेज पता है आपको, गोदरेज कितने सालों तक इतना मल्टी लेवल कॉन्ग्लोमरेट हो गया था, वो लिस्ट ही नहीं कर रहा था अपने आप को, प्राइवेट के फॉर्म में ही चला रहा था। इवन Zerodha right now, you know, they are not listing it on public bourses, they are running it on private limited कंपनी है, लेकिन कंपनी है बट प्राइवेट लिमिटेड। तो जितना आगे पब्लिक करोगे उतना लोचा लपाचा बढ़ते जाता। That's a fact. चलो, coming back to TDS। अभी TDS एंट्री में कैसा करना है, ध्यान से कंसेप्ट समझ में आया? क्या होता है TDS? आपका टैक्स जो आपके हाथ में आके आप गवर्नमेंट को देते हो, उससे पहले ही कट जाएगा। कहां पे कट जाएगा? एट सोर्स। रेट ऑफ TDS क्या रहेगा? 10%। ऑलवेज इट इज 10, पहले भी 10 था, अभी भी 10। ओके, अभी देखो ध्यान से देखो, सब नंबर 12. A company issued 12% debentures of the face value 10 lakhs at 10% discount on 1/70. Debenture interest after deducting tax at source is at 10% was payable on 30th June and 31st December every year. All the debentures were to be redeemed at the expiry of 5-year period at 5% premium. Past journal entries for the year 2017. अभी सोचो, डिवेंचर इंटरेस्ट बिजनेस का तो एक्सपेंस है, लेकिन एम्प्लॉयज अपना डिवेंचर होल्डर का क्या है? इनकम है। तो उसपे भी कंपनी क्या करेगा? टीडीएस काट के ही देगा, टीडीएस काट के देगा। तो जितना बॉन्ड्स पे आप इन्वेस्ट करते हो सब पे इंटरेस्ट पे टीडीएस कट के आता। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हो, कहा? और एफडी में समझो आपके पास 50 लाख रुपए हैं और आपने 50 लाख की एफडी बनाई, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 6%। तो 6% के हिसाब से साल का इंटरेस्ट 3 लाख रुपए हुआ। अगर आप 10 लाख के ऊपर के स्लैब में आ जाते हो, कितने के? तो आपको 30% लगेगा इंटरेस्ट, सॉरी टैक्स। तो 6 लाख आपको हाथ में नहीं मिलेंगे। 6 लाख पे आपको कितना टैक्स भरना है? 30%, मतलब 1,80,000 टैक्स में निकल जाएगा। तो इन शॉर्ट 6% तो बोलने के लिए, लेकिन अगर आप 10 लाख के ऊपर वाले स्लॉट में आते हो ना, तो 10 लाख ऊपर नहीं 5 लाख ऊपर में भी आ रहे हो तो 10% तो गया ही है। तो 6% नहीं है आपको मिलेगा 5.4% इफ यू आर इन 10% स्लैब। 0.6 तो कट ही रहा है 10% ऑफ योर इंटरेस्ट। समझ रहे हो? इफ यू अंडरस्टैंड दिस कैलकुलेशन, 6% नहीं मिलता, 6% का 10% कट जाता है। अगर आप 30% लगे तो 6% का 30% कट जाएगा, मतलब 1.8% कट जाएगा टैक्स पे। तो आपको हाथ में कितना मिलेगा? 4.2%। तो नेट रेट ऑफ इंटरेस्ट और एफडी इज जस्ट 4.2%। बोलने के लिए 6 है, लेकिन वो 6 भी नहीं है। अगर आप 30% स्लैब में आ रहे हो तो वो भी कितना है? 4.2% हो जाता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी म्यूचुअल फंड्स आर बेनिफिशियल बिकॉज
म्यूचुअल फंड में आपको 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 1 करोड़ का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का प्रॉफिट हुआ, तो भी उसमें कितना टैक्स है? 10%। 1 करोड़ में भी 10% ही है। 10 करोड़ का हुआ तो भी 10% है, 10% ही भरने का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। इज इट क्लियर? सो दैट इज फार मोर बेनिफिशियल फ्रॉम टैक्स सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ इंटरेस्ट देखो, डिबेंचर इंटरेस्ट है ना, कंपनी के क्लॉज में दिया होता है कि इंटरेस्ट जो है कंपनी कभी भी पे कर सकती है उसके क्लॉज के हिसाब से। एनुअली भी पे कर सकती है, हाफ ईयरली भी पे कर सकती है, क्वार्टरली भी पे कर सकती है। एवरी 3 months ऑल्सो द कंपनी कैन पे इंटरेस्ट। ओके, एक डिबेंचर जब आईपीओ आता है तभी शेयर्स का कैसा प्रोस्पेक्टस होता है, वैसे डिबेंचर का भी प्रोस्पेक्टस होता है। शेयर अ कपल ऑफ प्रोस्पेक्टस इन द ग्रुप टुडे, आप देख लेना, पड़े हैं मेरे पास पुराने डिबेंचर के, एनसीडी के, तो देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा। उसमें सब ऑप्शंस दिया होता है, आपको क्वार्टरली में जाना है, हाफ ईयरली में जाना है, एनुअली में जाना है, कि फुल ऑन रिडेम्पशन पे जाना है, मतलब प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। एंड में सारा का सारा इंटरेस्ट आपको एंड में चाहिए, वो भी ऑप्शन कंपनी के पास होता है। ठीक है, तो यहां पर कंपनी कैसे इंटरेस्ट पे कर रही है? एनुअली और हाफ ईयर। हाफ ईयर 2 बार पे कर रही है, दिख रहा है। बट जब जब वो इंटरेस्ट पे करेगी उसपे क्या काटेगी? पीरियड। आपको करना है उसका जर्नल, 1 साल का पूछा है 2017 का। पहला एंट्री बताओ इश्यू का, शुरू करते हैं, जर्नल ड्रॉ करना। बताओ मुझे फर्स्ट एंट्री क्या होगी? One 2017 debentures are issued at par premium or discount. पढ़ो, 10% डिस्काउंट मिला, डिबेंचर आर इशूड एट 10% डिस्काउंट मिला। जस्ट लाइक एफडी, दिस डिबेंचर्स पे भी इंटरेस्ट कटता है ना, पीडीएस, तो इसमें भी 10% है ना, तो वो 10% आपका रिटर्न नहीं हुआ, उसमें अगर आप 30% टैक्स स्लैब पे आते हो ना, तो 60% हो गया। कितना हो गया? 7%। यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। और इसको आप इवेड कर ही नहीं सकते, कर सकते हो? सारा डिबेंचर्स ऑनलाइन है, सारा नाम रजिस्टर सब ऑनलाइन है। कंपनी जैसे इंटरेस्ट आपको क्रेडिट करेगी बैंक अकाउंट में, पहले डीडीएस कट के ही आएगा। तो शेयर्स पे, बॉन्ड्स पे, डिबेंचर, इनफैक्ट एनी टाइम इन्वेस्टमेंट, यू कैनॉट इवेड टैक्स, इट इज नॉट पॉसिबल। सीधा ऑनलाइन पोर्टल पे कट के आएगा। Now, company issued 12% debentures of face value. This is a good thing, ना? टैक्स इवेड करना नहीं है तुम लोग, करने से रोकना है। मैं बता रहा हूँ, अच्छी बात है। कंपनी issued 12% debentures और एक कैलकुलेशन, आप अगर एक प्रीमियम कार के खरीदने पे आप जो टैक्स भरते हो, कुछ 100 किलो का लिसन, एक प्रीमियम कार खरीदने पे आप जो टैक्स भरते हो गवर्नमेंट को, खरीदने पे, आप इनकम टैक्स नहीं बोल रहा हूँ, गाड़ी खरीदने पे आप जो टैक्स भरते हो गवर्नमेंट को, उतना टैक्स आप करीब करीब 12 साल तक अगर कार नहीं खरीदते हो तो भरो। आप एक प्रीमियम कार खरीद के एक साथ जितना जीएसटी गवर्नमेंट को देंगे हो,
उतना जीएसटी अगर आप कार नहीं खरीदोगे तो आप जो नॉर्मल लिविंग जी रहे हो विदाउट कार वाली, उसमें कितना टाइम लगेगा? तो 12 साल तक भी आप कैलकुलेट करोगे तो भी उतना टैक्स। मतलब सिंपल एग्जांपल, 25 लाख की गाड़ी है तो उसमें 12.5 लाख रुपए आपने टैक्स भराएगा। कितना? 12.5 लाख। 50% इज टैक्स। 50% कैलकुलेट, गो ऑन द इंटरनेट। अभी 12.5 लाख का टैक्स है। अभी नॉर्मल जीएसटी ऑन मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास कमोडिटीज इज 12 to 18%, 12 से 18% होता है। तो अगर मैं 12% के हिसाब से पकड़ूं तो 1 करोड़ के मैं आइटम्स खरीदूंगा ना, तब मैं 12.5 लाख का टैक्स भरूंगा जीएसटी के फॉर्म। करेक्ट? तो 1 करोड़ की खरीदी मतलब आपको कितना टाइम लगेगा? 1 करोड़ के खर्चे करने के लिए कम से कम 12-15 साल तो लगेंगे। आपका जो हर महीने का साल भर का खर्चा देखो, 1 करोड़ होते होते तो 12-15 साल आराम से होगा। सो एक खाली स्टेटस और प्रेस्टीज के लिए आप अपने 12 साल के खर्चे जितना जीएसटी पेड में लेंगे। समझा? आपने गणित समझा? ये मैक्स 50%। बोला ना 50%, 25 का नॉर्मल गाड़ी पे भी है ना, इट्स अराउंड 28%। आई एम नॉट कंसर्न विद द टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। वो तो यूज करेगा, मैं ऐसे ही खड़ा रखूंगा तो मेरा दिल का सी हाउ आई थिंक अबाउट दिस ना, ही सेड आप एक सादा गाड़ी तो ले लो, तो मेरे को है ना अच्छा क्वेश्चन, लेकिन द थिंग इज मेरे को यूज नहीं। अभी वो गाड़ी खड़े खड़े सादा गाड़ी भी है ना, 10 लाख का भी सेडान लेगा ना, 10-12 लाख या 8-9 लाख का लेगा ना, दिन का मेरा 600 से 700 रुपया इंटरेस्ट ऐसे ही कट रहा है। पेट्रोल डीजल का खर्चा तो अलग, उसको मैं खाली 8 लाख रुपया इन्वेस्ट करूं और उसके जगह गाड़ी खरीद के रखूं तो मेरा दिन का 600-700 रुपया ऐसे ही जाए। तो उससे अच्छा मेरे को यूज तो है नहीं, तो चलो इन्वेस्ट ना करूं, आई कैन यूज इट फॉर सम गुड पर्पस। गरीब लोगों को खिला सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, आधा कर सकते हैं। सो दैट्स स्टिल, अगर आपका डेली यूज है, यू आर ट्रैवलिंग एवरी डे 10-20 किलोमीटर्स, आपका फैमिली में ट्रैवल कर रहा है, आपका घर में सब लोग यूज कर रहे हैं, तो फिर इट मेक्स सेंस। तो फिर इट मेक्स सेंस, नॉट अ प्रीमियम कार, यू कैन बाय अ सेडान, दैट मेक्स सेंस। It doesn't look गाड़ी का बिजनेस एक्सपेंस में उधर का भी आपको एक्सपेंसिव बढ़ गया, भी कम करना पड़ेगा। तो क्या बोल रहा है कि उसको एक्सपेंस में दिखाओ और कम टैक्स में। मैं तो वो एक्सपेंस ही इनकर ना करूँ ना, एक्सपेंस भर के ना कम टैक्स, एक्सपेंस में तो जाएगा ना मेरा पैसा। वो तो डिडक्शन बोल रहा है, ठीक है, ऊपर टैक्स कम पड़ रहा है मेरा, जो खर्चा मेरे साथ है ना वो कहीं इन्वेस्ट करना मेरा बढ़ेगा, ये तो घट रहा है।
losing, then it is ये वाला करने बाकी होगा I kept the class for 1 year. I got a harass. Lose it for 1 year. मैं देखा कितना हो रहा है काम. बोल रहा चलो. सर कंप्यूटर क्या मैं प्राइवेट जेट ले बोला ना हेलीकॉप्टर ले जाओ. बोले तो. अभी सी सब नंबर पहला 11 are issued at a discount. But redemption is at 5% premium. So entry for issue कर दो पहले. क्या होगा? बैंक डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट. फिर क्या आएगा? प्रीमियम है ना फ्यूचर का. तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू व्हाट? 10% है कितना? 12% डिबेंचर्स टू व्हाट? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. मिला? ओके. नाउ ध्यान से देखो. आपका डिबेंचर का फेस वैल्यू इज 10 lakhs. ओके. डिस्काउंट ऑन इश्यू इज 10%. बोले तो 1 लाख. ये आता है ना, ये तो आता है ना सबको एंट्री. लॉस और प्रीमियम फ्यूचर का 5% है तो 50 नहीं गड़बड़ किया नहीं 50,000. ठीक है. ये हुआ आपका एंट्री फर्स्ट वाला. ये नरेशन सेम है इसका. इश्यू ऑफ आपका and renewable at 5% premium. Okay. I was checking whether you're paying attention. चलो अभी ये एंट्री तो आपने 1000 बार की हुई है. सीधा नेक्स्ट डेट कौन सा है एंट्री का? अभी